हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक सिंह एंड मैं प्रीलिम्स अतुल्या 2022 के लिए जो करंट अफेयर्स हैं, जो रेलेवेंट करंट अफेयर्स है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स 2022 के लिए, तो उसके लिए मैं आपके करंट अफेयर्स कवर करूंगा। मैंने जो फर्स्ट वीडियो में भी अक्टूबर के कुछ करंट अफेयर्स कवर करे थे, पर और भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई थी अक्टूबर के महीने में। तो अगेन इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी, इस 3C अप्रोच को फॉलो करते हुए आई विल बी डिस्कसिंग द वेरियस टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे और भी की डेवलपमेंट्स हुई हैं नेशनल इंटरनेशनल पे, तो वो सारी वीडियोस में कवर करता हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई विल बी स्टार्टिंग द फर्स्ट टॉपिक, एंड ये है आपका ISIN के ऊपर ये टॉपिक है। तो अगेन ये इनिशिएटिव किसका है? सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपका कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करता है। सो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बूस्टिंग लिक्विडिटी इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, SEBI suggested further capping the number of ISINs for such bonds issued on a private placement basis. Again, इस तरीके से conceptual topics जो इकोनॉमिक्स के होते हैं उस पर कुछ ना कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, पास्ट में भी देखा गया है, तो हो सकता है इस साल भी आ जाए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ISIN का इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो पहली बात तो डेफिनेशन हो गई। सेकेंड इज इट्स अ 12 डिजिट alphanumeric code that uniquely identifies a specific security like stocks and bonds. तो सिक्योरिटीज की अगर बात करें तो उसमें स्टॉक्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं। तो ISIN का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। 12 डिजिट का 12 अल्फा न्यूमेरिक कोड है आपका ये, और ये कोड यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक सिक्योरिटी को। इट कैन बी स्टॉक्स और बॉन्ड्स। द ऑर्गेनाइजेशन दैट एलोकेट्स ISINs इन एनी पर्टिकुलर कंट्री इज द कंट्रीज रिस्पेक्टिव नेशनल नंबरिंग एजेंसी। तो हर कंट्री में एक स्पेसिफिक नेशनल नंबरिंग एजेंसी होती है, वो इसे डेजिग्नेट करती है इसे। अगेन इट इज नॉट सेम एज द टिकर सिंबल विच आइडेंटिफाइज द स्टॉक एट द एक्सचेंज लेवल। मैंने आपको बताया था कि ISIN जो आपका है ये आपका सिक्योरिटी आइडेंटिफाई करता है, दैट इज सिक्योरिटी एंड बॉन्ड, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टॉक, द नंबर विच आइडेंटिफाइज द स्टॉक एट द एक्सचेंज लेवल। आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज होती है उस लेवल पे जो आपका स्टॉक को आइडेंटिफाई करता है, दैट इज टिकर सिंबल। ये आइडेंटिफाई करता है ISIN है, इट इज अ यूनिक नंबर असाइन टू अ सिक्योरिटी दैट इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइजेबल। तो आपके पर्सनल लेवल पे भी आपको जो स्टॉक्स खरीदते हैं, सिक्योरिटीज आप खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। अगेन दे आर यूज्ड फॉर न्यूमरस रीजन इंक्लूडिंग क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। तो फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन इफ यू हैव टू, मतलब व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, पहली बात तो ये कि कौन एलोकेट करता है, अगेन कौन सी एजेंसी है इसमें, सेबी है इन्वॉल्व है, RBI नहीं है। दूसरा 12 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड है। तीसरा आपका मैंने बताया था आपका कि ये आइडेंटिफाई क्या करता है, आपका सिक्योरिटी दैट इज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। एंड फोर्थ आपका होता है दैट इज इट इज डिफरेंट फ्रॉम द टिकर सिंबल विच आइडेंटिफाई स्टॉक्स एट द एक्सचेंज लेवल। तो फ्रेंड्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट टॉपिक देते हैं। अभी हम ज्यादा डीप एनालिसिस में नहीं जा रहे, कुछ टॉपिक्स में मैं एनालिसिस भी शेयर कर रहा हूँ, एनालिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि समटाइम्स यूपीएससी कैन आस्क अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स आल्सो। सो जहां पे रिक्वायर्ड होगा आई विल बी शेयरिंग विद यू। तो फर्स्ट टॉपिक हो गया आपका, मैंने आपको बताया था आपका ISIN नंबर के बारे में। सेकंड हो गया आपका रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ROIP, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। अगेन objective is like for providing effective long range marine communication, क्योंकि मेरीन कम्युनिकेशन यानी कि आपकी जो अगर कोई वाटर बॉडी है, आपकी कोई वेसल है, आपका शिप है और वो ओशन के बीच में है, तो वहां पे उनके साथ कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगेन रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मेनली आपका मरीन कम्युनिकेशन के लिए करा जा रहा है। सो रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम एट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता वाज इनॉग्रेटेड। सो अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट वेयर ROIP was inaugurated recently, that is Shyama Prasad Mukherjee Port and that is located in Kolkata। तो यहां पे ROIP सिस्टम आपका इनॉग्रेट करा गया था। सो एंड इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ROIP सिस्टम is being introduced as a marine communication mode for the first time in any major Indian port. So again, this is very important from the prelims point of view. These kind of minor statements can also be asked and have been asked in the past. So please डू नॉट इग्नोर दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। तो पहली बार हुआ है कि इंडिया में जो मेजर पोर्ट है, आपके मेजर पोर्ट होते हैं, माइनर पोर्ट होते हैं, आपके जो आइडेंटिफाई करे हुए हैं उसका क्राइटेरिया होता है, तो उसमें पहली बार आपका ऐसा हुआ है कि किसी मेजर पोर्ट पे आपका ROIP सिस्टम इंस्टॉल करा गया, और ये आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पे हुआ आपका। इट शैल कवर द एंटायर हुगली रिवर एस्ट्यूरी फ्रॉम कोलकाता टू सैंडहेड्स। तो ये आपका है।
Radio over Internet Protocol is similar to VoIP, Voice over Internet Protocol, but augments two-way radio communication rather than telephone calls. So what is the difference between RoIP and VoIP? That RoIP augments two-way radio communication rather than telephone calls. तो ये आपके key facts हैं. तो again, this is also the second fact. इससे ज्यादा information कोई required नहीं है because you have to read a lot of topics if you are lagging behind in your prelims preparation in a very less time. So third topic पे आते हैं, which is Barbados. तो पहले तो बारबाडोस देखते हैं कि भाई कहां पे है बारबाडोस और बारबाडोस क्यों पढ़ रहे हैं हम टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं तो आपको पता होगा वेस्ट इंडीज की आप टीम के बारे में आप पढ़ते होंगे, बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं, बट एक्चुअली वेस्ट इंडीज इटसेल्फ इज नॉट अ कंट्री. तो बहुत सारी आपकी कैरेबियन आइलैंड्स हैं, दे join together, come together and play under the banner of West Indies. So West Indies is not a country, Barbados is a country, and Barbados ये आपकी कंट्री कहां पे है, as you can see. तो ये आपका यहाँ पे कंट्री लोकेटेड है, आपका एक आइलैंड है कैरेबियन सी में. फ्रॉम द आपका ये मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आ सकता है. सो क्यूबा इज देयर, हाइती इज देयर, डोमिनिकन रिपब्लिक इज देयर, देन पोर्टो रिको एंड देन बारबाडोस. लेसर एंटिलीज आपका जहां आता है. तो ये आपका कैरेबियन सी में यहाँ पे है, इसका ब्रिजटाउन इसकी कैपिटल है. तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है बारबाडोस में, इन्होंने अपना प्रेसिडेंट अनाउंस करा. बारबाडोस हैज इलेक्टेड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड उनका नाम है आपका सैंड्रा मेसन. सो शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट आपका प्रेसिडेंट आपका अपॉइंट करा गया है ऑफ बारबाडोस. और इसका सिग्निफिकेंस ये है, कुछ टाइम बाद और भी ये भी डेवलपमेंट हुई थी कि ऑफिशियली इट बिकेम अ रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब होता है अभी तक बारबाडोस, लाइक बारबाडोस गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस लाइक इन 60s and 70s, बट till now it was a part of the it followed a constitutional monarchy system. Constitutional monarchy का system होता है that you have a constitution, you have a elected prime minister, you have a parliament, but still as a monarch instead of president you are having a monarch. and Barbados आपका commonwealth realms में आता था. commonwealth countries वो होती हैं जो ब्रिटिश कोलोनियलिज्म का शिकार थी, जो जिन्होंने ब्रिटिश रूल करती थी. नाउ दे आर स्टिल जॉइन टुगेदर, कोऑपरेट विद ईच अदर. एंड कॉमनवेल्थ रेल्म्स वो होती हैं कंट्रीज जो स्टिल क्वीन एलिजाबेथ को, क्वीन एलिजाबेथ है जो यूके की क्वीन है, उनको अपनी क्वीन मानती है. फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिपेंडेंट कंट्रीज, कनाडा, बिग इंडिपेंडेंट डेवलप्ड कंट्रीज, दे स्टिल रिगार्ड क्वीन एलिजाबेथ एज देयर क्वीन. ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ट से, बट कॉन्स्टिट्यूशनली. सो दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड दे आर अ पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ रेल्म्स. सो दे हैव ऑल्सो, सो बारबाडोस भी यही सिस्टम फॉलो करता था, बट नाउ बारबाडोस डिसाइडेड, क्योंकि उनको लग रहा था कि नहीं, हमको इट्स टाइम टू मूव अहेड, कॉलोनियल लेगेसी को छोड़ना चाहिए. तो इस वजह से इन्होंने अपना प्रेसिडेंट अनाउंस अपॉइंट कर दिया एंड क्वीन एलिजाबेथ को अपना मोनार्क हटा दिया है. तो इसलिए बारबाडोस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. बारबाडोस की ज्योग्राफी मैंने आपको बताया, इट इज एन आइलैंड कंट्री इन द लेसर एंटिलिस, लेसर एंटिलिस ऑफ द वेस्ट इंडीज इन द कैरिबियन रीजन ऑफ द अमेरिकास, एंड इट इज द मोस्ट ईस्टर्ली ऑफ द कैरिबियन आइलैंड्स. तो ये आपका होता है लेसर एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज कहां पे लोकेटेड है. तो अगेन जो आइलैंड की चेन है लेसर एंटिलीज उसमें लोकेटेड है, एंड इट इज द मोस्ट ईस्टर्ली ऑफ द कैरिबियन आइलैंड. इट्स लार्जेस्ट एंड कैपिटल सिटी इज ब्रिजटाउन, एंड इट इज रफली 13 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. तो इक्वेटर के नॉर्थ में आता है. सो अगेन फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दे कैन आस्क अ क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि किसने अभी रिसेंट रिपब्लिक बना है, they can ask a question that whether on the geography of Barbados, so whether it's north or south. बहुत closely लगेगा कि कैरेबियन में है तो कंफ्यूजन हो सकती है. so it's located north of the equator. ऐसा 13 डिग्री याद करने की जरूरत नहीं है, just remember it is located north of the equator and it lies on the boundary of the South American and the Caribbean plates. तो इस तरह से वोल्केनोस भी काफी होते रहते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज चलती रहती है आपकी. located on the boundary of the South American and Caribbean plates. तो ये इसकी ज्योग्राफी है. ज्योग्राफी मैंने आपको मैप दिखा दिया था. सो अगेन अब हम बात करते हैं अमूर फाल्कन्स के बारे में. अमूर फाल्कन्स अगर देखें तो ये आपका रैप्टर है. इसके बारे में भी फ्रॉम टाइम टू टाइम न्यूज आती रहती है. कुछ एनवायरमेंट के स्पीशीज होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, जैसे ऑलिव रिडले होता है, इसी तरीके से अमूर फाल्कन्स भी आपका न्यूज में रहते ही हैं. तो अगर हम बात करें अमूर फाल्कन्स, पहली बात तो ये अमूर फाल्कन्स होते हैं आपके अमूर फाल्कन्स, आप डिपेंडिंग ऑन योर प्रोनाउंसिएशन आप कैसे भी उसको बोल सकते हैं. तो ये आपका अमूर फाल्कन्स होता है. ये स्पीशी है आपका. इसका मेन पॉइंट ये है, अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसका जो मेन एस्पेक्ट ये है कि ये आपका जो ये वाला साउथ आपका जो नॉर्थ ऑफ चाइना है आपका, बिल्कुल कोरियाज के पास, और खासकर थोड़ा बहुत रशिया का जो आसपास एरिया है, तो वहां पे ये ब्रीड करते हैं. एंड देन इनकी जो विंटरिंग साइट है इनका,
वो आपका होता है साउथ ऑफ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में मतलब ये नहीं कि सिर्फ साउथ अफ्रीका में, मतलब सदर्न अफ्रीका मतलब। तो आपका हो गया जिम्बाब्वे, हो गया साउथ अफ्रीका, जाम्बिया हो गया, यहाँ पे जाके ब्रीड करते हैं। एंड बीच में इनका स्टॉप ओवर होता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, स्पेसिफिकली आपका मणिपुर हो गया। तो यहाँ पे, तो ये आपका ब्रीडिंग साइट्स है इनका। यहाँ पे अगेन ये इनका ब्रीडिंग साइट है। एंड देन विंटरिंग साइट इनका ये, जब ठंड होती है तो साउथ अफ्रीका आ जाते हैं, चाइना में नहीं रुकते ये। और वहां पे आपका नॉर्थ ईस्ट में इनका स्टॉप ओवर होता है। तो अगेन ये काफी टाइम से न्यूज में चलता रहता है। रीजन एक ये भी है कि इनका माइग्रेशन पैटर्न ट्रैक करना होता है। एक तो ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी कि जब ये नागालैंड और मणिपुर में साइड में आते हैं तो वहां पे लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं, इन जनरल भी हंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज फॉर हैविंग डेलिकेसी। तो इस कंटेक्स्ट में ये स्पीशी न्यूज में रहता है। तो अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि अमूर फाल्कन्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो जो आपके एनवायरमेंट मिनिस्टर थे आपके मणिपुर ने, उन्होंने अपील करा लोगों को कि यार माइग्रेटरी स्पीशीज, जो आपका एक डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन अमूर फाल्कन्स दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन द डिस्ट्रिक्ट। तो तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है जो मणिपुर में, वहां पे इन्होंने स्टॉप ओवर करा था। तो जो आपका मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने अपील करा था लोगों को कि मत मारो इन्हें। अगेन द साइंटिफिक नेम ऑफ अमूर फाल्कन इज फाल्को अमोरेंसिस। ये बहुत इजी नाम याद करने के लिए, क्योंकि फाल्को से आपका फाल्कन हो गया एंड अमोरेंसिस से आपका अमूर हो गया। सो इट इज अ स्मॉल रैप्टर ऑफ द फाल्कन फैमिली। इट ब्रीड्स इन साउथ ईस्टर्न साइबेरिया एंड नॉर्थ चाइना। मैप में तो सिर्फ चाइना करा था, बट साइबेरिया जो यानी कि रशिया का पार्ट है। तो अगेन साउथ ईस्टर्न, तो यानी कि साउथ में मतलब नीचे, और ईस्ट साइड में जो आपका रशिया है, साइबेरिया का पार्ट है खासकर वो, एंड नॉर्दर्न चाइना, बिफोर माइग्रेटिंग इन द लास्ट फ्लॉक्स अक्रॉस इंडिया एंड ओवर द अरेबियन सी टू विंटर इन द सदर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका। तो ये इसका पैटर्न रहता है। The falcons visit the Tamenglong districts of Manipur every year. So, like I said, that instead of asking a question on Amur falcons, they can ask a question on this district, that why this district is in news, कौन से species को host करती है every year from breeding grounds in China and Russia before going for Africa. A journey of more than 30,000 किलोमीटर, तो 30,000 किलोमीटर ये ट्रैवल करते हैं। Hunting of this bird is punishable under the Manipur Wildlife Protection Act of 1972. तो मणिपुर वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है, उसके अंदर इसकी हंटिंग पनिशेबल करी हुई है। सो अगेन अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट व्हिच डिस्ट्रिक्ट, तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर एंड व्हिच पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपने जिसने एक्ट इनैक्ट करा है फॉर मेकिंग द हंटिंग ऑफ दिस स्पीशी पनिशेबल, एंड द आईयूसीएन स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न। ये इसका आईयूसीएन स्टेटस है। ओके, सो ये आपका हो गया। इन अनदर डेवलपमेंट, ऑफिशियल सेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ द ब्रो एंटीलियर डियर संगाई found only in Manipur stood at fewer than 300 in its natural habitat. That is the Kebul Limjao National Park in बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट। अमूर फाल्कन के साथ एक और हिंदू में न्यूज आई थी, सोचा था वो भी कवर कर लेते हैं, कि आपका जो ब्रो एंटलर्ड डियर है, जिसे हम संगाई कहते हैं, SANGAI। सो हो सकता है दे कैन आस्क अ कॉमन नेम जो आपका नेटिव लैंग्वेज में होता है, हिंदी आपकी, या फिर रीजनल लैंग्वेज में आपका पूछा जाता है वो उसमें, या फिर आपका जो कॉमन नेम इंग्लिश में होता है, ब्रो एंटलर्ड डियर। तो ये जो आपका है, इसकी पॉपुलेशन जो सिर्फ मणिपुर में ही मिलता है, मणिपुर में मेनली कहां पे, केबुल KEIBUL लमजाओ LAMJAO नेशनल पार्क इन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। तो वहां पे है, तो इनकी पॉपुलेशन काफी डिक्लाइन हो रही है। तो अगेन दिस डियर इज फाउंड ओनली इन मणिपुर, एंड अगेन इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच नेशनल पार्क, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो आपका बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये फ्रेंड्स हो गए एनवायरमेंट के कुछ स्पीशी के बारे में, हमने स्पीशी डिस्कस करी, अमर फाल्कन कर लिया एंड संगाई भी डिस्कस कर लिया। तो इसी तरीके से न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगेन इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, आप ये सब डेवलपमेंट्स पढ़ लीजिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा साइंस एंड टेक के बारे में, बात कर लेते हैं मेटा के बारे में। तो पहली बात तो ये, फेसबुक ने अपना नाम, इफ यू आर अ बिग टाइम यूजर ऑफ आपका इंस्टाग्राम के लिए है, व्हाट्सएप के लिए है, तो अगेन आपने देखा होगा कि पावर्ड बाय मेटा। तो इस वजह से है कि फेसबुक जो पेरेंट कंपनी है उसने अपना नाम मेटा कर लिया है। जो अनाउंस करा था, मेटा ग्रीक में मतलब इसका होता है आफ्टर और बियॉन्ड। So the overall Facebook company will now be called Meta. However, the Facebook app will retain its name. Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger are now all under the company Meta.
सोशल नेटवर्क आपने मूवी देखी होगी, तो उसमें भी ये फेसबुक की स्टोरी थी, कितनी सच थी कितनी गलत थी वो तो एक अलग बात है, बट फेसबुक आपकी एक, आपका जो ऐप था, आपकी जो वेबसाइट थी, आपका सोशल नेटवर्किंग साइट थी, वो लॉन्च हुई थी। इट स्टार्टेड एज अपने आप में ही एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी, बट लेटर ऑन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो भी इनके 10-12 साल अभी पिछले निकले हैं, उसमें उन्होंने आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसे एक्वायर कर लिया। तो फेसबुक अब कंपनी नहीं रही, फेसबुक एक पार्ट बन गया था। तो फेसबुक भी, पेरेंट कंपनी का नाम भी फेसबुक है, और उसके अंडर 3-4 जो वर्टिकल्स हैं, एक फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, व्हाट्सएप का है, तो वो भी उसने एक्वायर करे हुए हैं। तो अब ये सिर्फ ये कराया है कि कंपनी का नाम चेंज करके फेसबुक से मेटा कर दिया, बिकॉज नाउ द कंपनी इज मोर देन फेसबुक। तो वो मेटा कर दिया है, मेटावर्स को ध्यान में रखते हुए, और साथ में तो पर जो फेसबुक ऐप है उसका नाम फेसबुक ही रहेगा। तो फेसबुक, व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। सो मेटा का अब नया लोगो भी आ गया आपका, इस तरीके से ऐसा आपका मेटा का लोगो था। तो अगेन इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आफ्टर और बियॉन्ड। और साथ में एक्चुअली मेटावर्स पे काफी मार्क जुकरबर्ग ने, जो फेसबुक के फाउंडर हैं या फिर मेटा के जो फाउंडर है, उसके बारे में उन्होंने काफी मेंशन करा हुआ है, मेटावर्स से काफी वो इन्फ्लुएंस्ड है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मेटावर्स? It is a network of 3D virtual worlds focused on social connection. It can be defined as a simulated digital environment that uses augmented reality, virtual reality, and blockchain, along with concepts from social media to create spaces for rich user interaction mimicking the real world. तो इसमें कुछ नहीं है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है। वर्चुअल वर्ल्ड में ये शो करेगा कि दैट हाउ इन द वर्चुअल वर्ल्ड, इन रियल लाइफ, ऐसे द पीपल आर इंटरेक्टिंग रियल टाइम सिनेरियो पे। तो इसमें कैसी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेगा? ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, ब्लॉकचेन हो गया। तो इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड, अभी तो वेबसाइट पे थ्रू या फिर आपका इंस्टाग्राम के थ्रू आप चेक करते हैं, फोटोज चेक करते हैं, लेकिन एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करना का कंसेप्ट है मेटावर्स का। तो ये है, तो इसी को दिमाग में रखते हुए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी मेटा कर दिया कि मेटावर्स टेक्नोलॉजी में भी अब ये एंटर करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक नई स्पीशी की, एनवायरनमेंट के स्पीशी में। अगेन ये छोटे छोटे से ट्रिवियल स्पीशीज होते हैं, इनकी वेटेज होती है, तो कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो ये स्पीशी है आपका, और इसका नाम है ट्रिगोनोपिटेरस कोरोना। तो कोरोना वायरस, आपको पता है कि पेंडेमिक चल रहा है, अभी भी 3 वेव्स निकल चुकी है इंडिया में, आने वाली 4th वेव भी आ सकती है। तो एक ये स्पीशी है कोरोना, ट्रिगोनोपिटेरस कोरोना। तो ऑन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुलवेसी, आपने इंडोनेशिया का मैप देखा होगा, तो एक मेजर आइलैंड है सुलवेसी का। तो वहां पे साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 28 न्यू स्पीशीज ऑफ बीटल्स। The species, all of which measure 2 to 3 mm, are described in the journal, and they have been, one of them has been named Trigonopteris corona. तो ये आपका है, again it is named after coronavirus, and it is a species of beetles. 28 स्पीशी डिस्कवर करे गए, उस 28 में से एक स्पीशी डिस्कवर करा गया है, and that is, उसका नाम है ये। This reflects the huge impact of COVID pandemic on the project. वो काफी इन्फ्लुएंस होता है इस वजह से। And it is not the only species to be named after the pandemic. अगर हम अप्रैल में बात करिए तो अक्टूबर 2021 की बात है, पर अगर हम अप्रैल 2021 की बात करें, a new species of caddisfly, a moth-like insect, was collected in Kosovo by a team of scientists and named Potamophilix coronavirus. बायोडाइवर्सिटी डेटा जनरेशन में नेम करा गया था। तो अगेन एक caddisfly, a moth-like insect, उसका भी नाम, it was named after coronavirus, Potamophilix coronavirus. And आपका जो एक 6 new species of Brazilian wasp were also discovered, and उसमें भी कोरोना वायरस के नाम पे उनको करा गया था। तो अगेन मेन तो ये हो गया आपका ट्रिगोनोपिटेरस कोरोना, ये आपका बीटल का स्पीशी है, और आपका इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुलवेसी है। तो इससे ये भी ध्यान रखना कि सुलवेसी का आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, इससे ये इंफॉर्मेशन भी आपकी मिलती है। और ये आपका बीटल का ये स्पीशी है। अब हम बात करते हैं सक्षम सेंटर्स के बारे में कि व्हाट आर सक्षम सेंटर्स। तो एज अ पार्ट ऑफ द आजादी का अमृत महोत्सव जो 75 इंडिया एट 75 को सेलिब्रेट कर रहा है, अ टोटल ऑफ 152 सेंटर्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सर्विस डिलीवरी, सक्षम सेंटर्स, हैव बीन लॉन्च्ड अंडर दीनदयाल, आपका DAYNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये आपके लॉन्च करे गए हैं। इसके अंदर सक्षम सेंटर्स, सेंटर्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सर्विस डिलीवरी, सक्षम सेंटर्स, ये हैव बीन लॉन्च्ड अंडर दिस मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो एक तो ये शो करता है कि ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है।
तो और इसी इनिशिएटिव के अंदर सक्षम सेंटर्स हैव बीन लॉन्च्ड एंड व्हाट आर सक्षम सेंटर्स? सेंटर्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सर्विस डिलीवरी. So they would act as a one-stop solution for basic financial needs of the self-help groups. जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, एसएचजीज होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं रूरल एरियाज में, तो उनको फाइनेंशियल लिटरेसी, अगेन इसका ऑब्जेक्टिव तो एसएचजीज का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि लोगों को मतलब छोटे छोटे ग्रुप बने एंड अगेन ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपनी अचीव करें. तो उन्हीं को थोड़ी और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए ही ये इन्होंने सक्षम सेंटर्स लॉन्च करे गए हैं. तो उसमें किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी? सेविंग, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी. एंड these centers will be managed by SHG network largely at the level of cluster level federations with the help of trained community resource person. These trained CRPs are provided 6-day residential training at rural self-employment training institutes established by the lead bank of the district. एक lead bank भी स्कीम है आपकी, तो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे इनको, और ये एसएचजीज आपका जो सेंटर्स हैं ये एसएचजीज मैनेज करे जाएंगे. ठीक है, तो ये आपके इनिशिएटिव है आपका, इन्होंने सक्षम पोर्टल भी बनाया है आपका. तो ये था सक्षम सेंटर्स. अगेन दीनदयाल अंत्योदय आपका जो योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसके अंदर सक्षम सेंटर्स आपके स्टैब्लिश करे जा रहे हैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करेगा फॉर एसएचजीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप. अब हम एक और बात करते हैं. आपका इंडिया फर्स्ट बन्नी बुफेलो IVF calf was recently born. So with the birth of the first IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपका जो होता है, IVF की जो टेक्निक होती है बर्थ के लिए, तो IVF calf of a buffalo breed namely बन्नी in the country, ये आपकी बॉर्न करी गई थी. इंडियाज OPU IVF वर्क हैज रीच्ड एट द नेक्स्ट लेवल. दिस इज द फर्स्ट बन्नी बफेलो calf in the IVF calf in the country. ध्यान बस ये रखना है कि बन्नी है क्या, BANNI. अगर इसके बारे में बात करें तो ये आपका बफेलो है, बन्नी ब्रीड को बिलोंग करता है. एंड ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि IVF टेक्नोलॉजी से आपका पहला बन्नी आपका बफेलो आपका बॉर्न हुआ था. द इज बॉर्न आउट ऑफ बन्नी IVF प्रेगनेंसीज एस्टैब्लिश एट द डोर स्टेप्स ऑफ सम फार्मर. इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बन्नी बफेलो के बारे में बात करी थी ड्यूरिंग हिज विजिट टू कच्छ रीजन ऑफ गुजरात 2020 में. इनफैक्ट द वेरी नेक्स्ट डे जब उन्होंने बात करी थी, ओवम पिकअप एंड एस्पिरेशन प्रोसेसेस फॉर द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ बन्नी बफेलोज वर प्लान्ड. तो आपका जो OPU IVF है, IVF तो आपका हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और OPU हो गया ओवम पिकअप, ये आपका है जो प्रोसेस है. एंड अगेन बन्नी एक बफेलो है जो मेनली आपके गुजरात के एरिया में कच्छ रीजन में आपकी मिली जाती है. तो ये भी न्यूज में है. तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 2020 में कहा था, पिछले साल भी आपका 2021 में भी न्यूज में है, तो हो सकता है इस साल प्रीलिम्स में आ जाए. अब हम बात करते हैं अग्नि 5 के बारे में. सो इंडियाज अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, अगेन पहली बात तो ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल है, वाज टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड. सो आपकी मिसाइल्स भी काफी न्यूज में रहती हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं. दिस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल इज इंडिया कंटेंडर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM. इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब यही है कि ये कॉन्टिनेंट्स के बीच में ट्रैवल कर सकती है. सो फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर, अगर इंडिया को दूसरे किसी कॉन्टिनेंट पे टारगेट करना है तो यहीं बैठे बैठे, इंडिया में बैठे बैठे हम अटैक कर सकते हैं. और ये टेस्ट कब आया था? क्योंकि रिसेंटली चाइना ने भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स आपकी टारगेट करी हैं, रशिया ने रिसेंटली यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स आपकी टारगेट लॉन्च करी हैं. तो इस बैकग्राउंड में इट इज इंडियाज लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल. तो ये फीचर्स पूछ सकते हैं. पहली बात तो लॉन्ग रेंज है इसकी, कहा जाता है कि 5000 की इसकी किलोमीटर की रेंज है इसकी, तभी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे है. तो अगर आपको ट्रैवल करना है, आपको प्लेन नहीं मिल रहा, तो आप अग्नि मिसाइल पे ट्रैवल करके जा सकते हैं जल्दी से. तो सरफेस टू सरफेस है. इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि वेदर इट्स सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, एयर टू एयर और सरफेस टू सरफेस. इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछ भी सकते हैं, तो ये ध्यान रखना. सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल which can hit a target with precision that is 5000 kilometer away. तो again entire China is now within the range of India. तो यहाँ पे बैठे बैठे हम चाइना को अटैक कर सकते हैं. मतलब चाइना वैसे एशिया का पार्ट ही है, बट अगेन इट्स अ वेरी लार्ज कंट्री, तो उसमें टारगेट कर सकते हैं. और साथ में अफ्रीका और यूरोप को भी टारगेट कर सकते हैं. वैसे कोई जरूरत है नहीं, इनके साथ तो अच्छे रिलेशन है. तो ये आपका बैकग्राउंड है. तो फ्रेंड्स ये था अग्नि 5 के बारे में. रेंज बता दी मैंने आपको, बैलिस्टिक बता दिया, ये बता दिया सरफेस टू सरफेस है और इसकी रेंज क्या है.
तो ये आपको बता दिया अग्नि प्रोग्राम के बारे में। अब हम बात करते हैं वेटिकन सिटी के बारे में, क्योंकि वेटिकन सिटी के जो लीडर हैं, जो पोप है, उनके साथ भी बात करी थी। ये आपके इटली में लोकेशन है, रोम के पास आपका। तो अगेन फ्रॉम द आपका मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे आपके कभी कभार कोई सीज के बारे में भी आ जाते हैं, तो बस ये ध्यान रखना कि ये इटली है। इटली के आपके नॉर्थ में आपका है एड्रियाटिक सी है, और इटली के साउथ में आपका है टायरेनियन सी। एड्रियाटिक सी एंड टायरेनियन सी, ये आपकी जो एरियाज हैं। तो अब हम बात करते हैं क्यों हम वेटिकन सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लोकेशन ध्यान रखना है इसकी कि हम ये वेटिकन सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पोप फ्रांसिस रिसेंटली रिसीव प्रधानमंत्री मोदी जी इन रिसेंटली इन द वेटिकन, अक्टूबर आपका 2021 में। तो दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड द पोप इन मोर देन 2 डिकेड्स। तो लास्ट जो आपकी मीटिंग हुई थी, इन पर्सन जो मीटिंग हुई थी, ऐसा नहीं कि पहली बार मीटिंग हुई है, तब भी उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी he paid a visit to Vatican, and then the Pope John Paul II उस टाइम पे 2000 में की बात है। तो मोर देन 2 डिकेड्स, अब 2021 में जाके प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हैं। तो बहुत रेयर विजिट थी, इस वजह से काफी इस पर हाईलाइट करा गया था। इनफैक्ट इंडिया एंड द होली सी हैव फ्रेंडली रिलेशंस स्टार्टिंग सिंस 1948। इंडिया इज ऑल्सो होम टू द सेकेंड लार्जेस्ट कैथोलिक पॉपुलेशन इन एशिया। अगर हम बात करें कि व्हाट आर द कॉमन टाइज बिटवीन द वेटिकन सिटी एंड होली सी एंड इंडिया ऑन द अदर साइड, तो अगेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे 1948 से स्टार्ट हो गए थे। इंडिया के अगर हम बात करें कल्चरल, क्योंकि मेन तो ये एक रिलीजियस सिटी है आपकी माना जाता है, तो इस वजह से इट इज ऑल्सो द होम, इंडिया इज होम टू द सेकेंड लार्जेस्ट कैथोलिक। आपके कैथोलिक्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे आपके डोमिनियन आपके होते हैं, सेक्ट्स होते हैं आपके। तो कैथोलिक सेकेंड लार्जेस्ट कैथोलिक पॉपुलेशन इन एशिया। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑल्सो एक्सटेंडेड द आपका इनविटेशन भी इनवाइट करा था। वेटिकन सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सो इसका ऑफिशियल नाम है वेटिकन सिटी। इट्स नॉट जस्ट अ सिटी, इट्स अ वेटिकन सिटी स्टेट। स्टेट का मतलब है कंट्री है। इट इज अ लैंडलॉक्ड एंड इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट एंड एनक्लेव लोकेटेड विद इन रोम। तो ये आपका इटली में जो रोम आपका है, रोम की कैपिटल है, तो उसके अंदर लोकेटेड है। रोम के अंदर वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी इज अ इंडिपेंडेंट आपका लैंडलॉक्ड एंड इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट। इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम इटली विद द लेटरन ट्रीटी आपका 1929 का, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिलीजियस आपका सिग्निफिकेंस है, अपने आप में इसको एक कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया था इन 1929 विद द लेटरन ट्रीटी, LATERAN ट्रीटी। इट इज अ डिस्टिंक्ट territory under full ownership, exclusive dominion and sovereign authority and jurisdiction of the Holy See. Itself a sovereign entity of the international law. तो होली सी और वेटिकन सिटी को कभी कभार आपके सिनोनिमस आपका यूज कर दिया जाता है, पर वेटिकन सिटी जो आपकी टेरिटरी है दैट इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द होली सी, ये आपको कहा जाता है अ सोवरेन एंटिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये आपका एक कंट्री डिक्लेयर कर दी जाती है कि होली सी इसको गवर्न करता है, विच मेंटेन्स द सिटीज आपका सारे इंश्योर करता है विद एन एरिया ऑफ 49 हेक्टेयर्स, सर 49 हेक्टेयर्स का, एंड अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 825। इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बाय बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन। रिसेंटली मैंने अभी ट्रैवल करा था, आई वेंट टू सम यूनिवर्सिटी, आपके राजस्थान में आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी। तो उस यूनिवर्सिटी का कैंपस साइज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, तो उस यूनिवर्सिटी और उस कॉलेज का कैंपस साइज था 98 हेक्टेयर्स, ऑलमोस्ट 100 हेक्टेयर्स था। ठीक है, एक इंडिया में मतलब एक राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जो कॉलेज है उसका कैंपस साइज 100 हेक्टेयर का था, और वेटिकन सिटी का जो एरिया है 49 हेक्टेयर्स का, 50 भी नहीं है। तो 825 पॉपुलेशन है, मतलब 800 के अराउंड आसपास उसकी पॉपुलेशन है। तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ साइज ये सबसे छोटी आपकी कंट्री मानी जाती है, या फिर स्मॉलर स्टेट मानी जाती है। तो ये वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी होली सिटी, ट्रीटी ऑफ लेटरन ट्रीटी। And again, if you talk about the demography as well as the size, it is the smallest. तो ये आपका मैंने डिस्कस कर दिया। साथ में ये भी बता दिया कि मोदी जी ने तो अभी मिले ही थे, उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी 2000 में मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं है कि पहली विजिट थी। ठीक है, फिर एक फंड के बारे में बात कर लेते हैं, स्वामी फंड, SWAMIH, दैट इज गवर्नमेंट बैक्ड स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। तो अभी रिसेंटली हुआ था कि एक प्रोजेक्ट से इन्होंने एग्जिट कर लिया था, थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, उस कंटेक्स्ट में ये फंड काफी न्यूज में था। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, ये आपका फंड आपका न्यूज में था। इट वाज सेट अप इन 2021 टू प्रोवाइड लास्ट माइल फंडिंग टू द स्टक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट।
तो अगेन ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि आपका अगर इससे डेफिनेशन के बारे में पूछें कि ये फंड किस सेक्टर को डील करता है, क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं मैच द फॉलोइंग के कंटेक्स्ट में, तो ये ध्यान रखना कि ये स्वामी फंड है, ये हाउसिंग के चक्कर में है, मिड इनकम हाउसिंग, और इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। तो 2021 में सेटअप करा गया था टू प्रोवाइड लास्ट माइल फंडिंग टू स्टक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो कोई भी आपका कंस्ट्रक्टर है रियलिटी सेक्टर में जो आपका इन्वॉल्व है, अगर वो एक घर क्रिएट कर रहा है, उसके पास फंडिंग की शॉर्टेज है, तो ये फंड आपके स्वामीन को कॉन्स्टिट्यूट करा हुआ है टू प्रोवाइड द फंडिंग। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इन्होंने सैंक्शन अभी अप्रूवल करा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेन ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको कोऑर्डिनेट करता है, इसकी एक्टिविटीज। अब हम बात करते हैं आई थिंक पोलियो के बारे में। यस, पोलियो वायरस के बारे में हम बात करते हैं। तो ये पोलियो वायरस का स्ट्रक्चर है, इसका आरएनए कैप्सिड है, ये सेल रिसेप्टर आप देख सकते हैं, और कैसे नर्व सेल को अटैक करता है। ये आपका पोलियो वायरस है और ये आपका नर्व सेल है, एंड हाउ इट अफेक्ट्स द नर्व सेल। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ये नर्व सेल है और ये आपका पोलियो है, आपका वायरस है। तो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, तो अब हम पोलियो के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो अक्टूबर 24 को 24th of October every year is marked as World Polio Day. Why October 24th आपको पता है? तो because of the birth of Jonas Salk, the American researcher who developed the first polio vaccine in 1955. तो जोनेस साल्क, इनकी आपकी इनके बर्थ एनिवर्सरी पे वर्ल्ड पोलियो डे आपका सेलिब्रेट करा जाता है। इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1909 बाय कार्ल लैंडस्टरीन एंड एरविन पॉपर, एंड द फर्स्ट ह्यूमन कोरोना वायरस वाज आइसोलेटेड इन 1933। सो पोलियो वायरस क्या है? अगेन इन द कंटेक्स्ट की पोलियो वायरस को पहले आइसोलेट कर लिया था, कोरोना वायरस को भी। तो हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। पिछले साल प्रीलिम्स में भी 5-6 क्वेश्चन प्रीलिम्स में कोरोना वायरस के रिलेटेड आए थे, मेंस में 17 क्वेश्चन आए थे जनरल स्टडीज में ही सिर्फ। तो अगेन हो सकता है कि इस साल भी रिपीट आ जाए क्योंकि अभी नई वेव आ रही है। तो पोलियो वायरस इज द सिंपलेस्ट नोन ह्यूमन वायरस। इट इज वेरी स्मॉल एट only 30 नैनोमीटर्स इन कंपैरिजन SARS कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस का जो है, इट इज स्लाइटली लार्जर वायरस एट 100 नैनोमीटर्स। सो अगेन अ क्वेश्चन कैन स्पेसिफिकली आइसोलेटेड मैनर में क्वेश्चन आ सकता है पोलियो वायरस के ऊपर, और ये भी हो सकता है कि पोलियो वायरस है, मतलब ये भी एक वायरस है, कोरोना भी एक वायरस है, तो दोनों वायरस के कंपैरिजन में कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो अगेन दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन इसके ऊपर, वायरस के ऊपर। सो 100 नैनोमीटर का आपका कोरोना वायरस है, पोलियो वायरस का 30 नैनोमीटर साइज है। तो अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। इट इज हाईली कंटेजियस एंड कैन इजीली स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और अगर इसकी हम आर नॉट वैल्यू देखें, दैट इज द नंबर ऑफ पीपल वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल कैन इन्फेक्ट फॉर पोलियो इज 5 to 7, फॉर कोविड द आर नॉट इज 1.4 to 3.9। तो अगर हम पहले हमने पोलियो वायरस और कोरोना वायरस के साइज की बात करी, तो पोलियो वायरस का साइज छोटा है, बट वो होता है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो इसका साइज तो छोटा है बट ये धमाका ज्यादा कर सकता है। इसकी आर नॉट वैल्यू होती है, इसका मतलब होता है कोरोना वायरस के कंटेक्स्ट में भी आपने पढ़ा होगा, दैट इज हाउ मेनी पीपल वन पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोरोना वायरस है, मैं अपने आसपास कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता हूं। तो इसकी आर नॉट वैल्यू है पोलियो वायरस की 5 to 7, कोरोना वायरस की 1.4 to 3.9। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा इन्फेक्शियस है, हाईली कंटेजियस तो है कोरोना वायरस। इनफैक्ट इंपैक्ट इसका बहुत ज्यादा है। इट कैन कॉज अ डिसेबलिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कॉल्ड पोलियो माइलेटिस, POLIOMYELITIS, पोलियो माइलेटिस। द वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कैन इन्फेक्ट अ पर्सन स्पाइनल कॉर्ड कॉजिंग पैरालिसिस। तो आपके जो नर्व सेंटर्स हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड है, वहां पे उसका इंपैक्ट कर सकता है एंड ऐसे पैरालिसिस भी हो सकता है, और ये आपकी लाइफ थ्रेटनिंग आपकी डिजीज होती है। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर द हाईएस्ट एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग आपके डिसेबिलिटीज फ्रॉम आपका पोलियो वायरस से। आपने देखा भी होगा कि बस एक बूंद से आपका कितना पोलियो बच सकता है। तो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ये आपका सबसे डेंजरस कैटेगरी है। सो बिकॉज मैंने आपको बताया इसकी आर नॉट वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, इंपैक्ट भी इसका बहुत ज्यादा होता है, डिसेबिलिटी ज्यादा ये कर सकता है। सो इसी वजह से नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज वैक्सीनेटेड। दैट्स व्हाई पोलियो वैक्सीनेशन पे इतना ज्यादा इंपैक्ट दिया जाता है। ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव was introduced in 1988 and 2014 में after massive campaign India was declared polio free in 2014. India was declared.
And the only places as of now in the world where wild polio exists are Pakistan and Afghanistan. तो अगेन इंडिया के जो नेबर्स हैं साउथ एशिया के अंदर आते हैं, इंडिया तो था ही, लेकिन इंडिया 2014 में आपका फ्री हो गया था अगेन। फिर अभी लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन दी जाती है सो एज टू इंश्योर दैट कि इन केस कहीं और से ट्रांसफर होके ना आ जाए, इसी वजह से वैक्सीनेशन अभी भी आपकी करी जाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो वायरस एक्सिस्ट इन द वाइल्ड, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री से एलिमिनेट हो चुका है। अब हम बात करते हैं थोड़ा इंटरनेशनल पे कि एशियन की कोई एक समिट हुई थी, उसके कंटेक्स्ट में बात करते हैं। तो पहले तो अगर एशियन कंट्रीज के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो उसकी समिट के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके मेंबर कंट्रीज के बारे में कर लेते हैं। एशियन ग्रुपिंग, इसमें 10 मेंबर कंट्रीज हैं। स्टार्ट करते हैं पहले इंडिया के नेबर से, बहुत इजी है आपका। तो म्यांमार, इसको आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल इंडिया के एडजेसेंट आपका म्यांमार है। म्यांमार के साथ आपका फिर आता है आपका थाईलैंड आ जाता है यहाँ पे, और थाईलैंड के बाद आपका आ जाता है यहाँ पे लाओस, वियतनाम एंड कंबोडिया। इन 4 कंट्रीज को, जो आपका म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया एंड वियतनाम हो गया, इन्हें कहा जाता है CMLV कंट्रीज। CMLV कंट्रीज कहा जाता है इन्हें। तो ये कंट्रीज काफी पुअर है एशियन ग्रुपिंग में। तो म्यांमार आपका हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया एंड वियतनाम हो गया। तो ये 4 कंट्रीज हो गई। वियतनाम आपको सुना ही होगा कि काफी डिस्प्यूट में रहता है आपका, तो इसी वजह से वियतनाम आपका साउथ चाइना के से रिलेटेड इसके डिस्प्यूट चलते रहते हैं, साउथ चाइना सी है। तो वियतनाम के कंटेक्स्ट में यहाँ पे आपका ये सारी मैरीटाइम बाउंड्री मेनली शेयर करता है। तो वियतनाम आपका बाहर आ गया। अब 2 कंट्रीज आ गई आपकी यहाँ पे, एक हो गई आपकी ऊपर की तरफ से, अगर बीच में हम बात करें म्यांमार हो गया, ये बाहर हो गया वियतनाम, बीच में थाईलैंड तो हो गया। अब आपके और 2 कंट्रीज आ जाती हैं, लाओस, तो लाओस टॉप पे आ जाता है आपका, म्यांमार से आपका लाओस आ जाता है, फिर आपका आ जाता है कंबोडिया। ये मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, CMLV कंट्रीज काफी न्यूज में रहती है, इस वजह से मैं यहाँ पे एम्फेसिस दे रहा हूँ। तो म्यांमार हो गया, म्यांमार के साथ में आपका लाओस हो गया, लाओस के नीचे आपका कंबोडिया हो गया, और बाहर हो गया आपका वियतनाम आउटर कवरिंग। तो ये दोनों की बाउंड्री के साथ शेयर करता है। और अब हम बात करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली मोर डेवलप कंट्रीज के बात करें तो आ जाता है आपका, इनफैक्ट CMLV कंट्रीज आर आल्सो द फोकस रीजन फॉर आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। तो ये आपका हो गया। फिर अब आ जाता है थाईलैंड, आ जाता है आपका, ये थाईलैंड आपका यहाँ पे आ गया। थाईलैंड के नीचे आपका यहाँ पे जाता रहता है, तो आपका हो गया मलेशिया, यहां से शुरू हो गया, ये मलेशिया का पार्ट हो गया, ये भी आपका मलेशिया का पार्ट है। और मलेशिया के नीचे यहाँ पे छोटी सी कंट्री है बट हाईली डेवलप्ड, सिंगापुर आ गया। और नीचे आपका पूरा इंडोनेशिया आ जाता है, और बाहर आपका बिल्कुल वियतनाम और साउथ चाइना सी के बाद आपका फिलीपींस आ जाता है। इनसे चाइना लड़ता रहता है। और ये एक आइलैंड है बहुत बड़ा सा, जो 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है आपका। ब्रुनई हो गया, फिर ये पार्ट जो मलेशिया का हो गया, और ये इंडोनेशिया का हो गया। तो ये छोटी सी कंट्री है यहाँ पे, इस आइलैंड पे लोकेटेड, डिक्टेटरशिप है ब्रुनई, हाईली डेवलप्ड। तो ब्रुनई इसका नाम है, ब्रुनई दरुसलाम वैसे पूरा नाम है, बट ब्रुनई इटसेल्फ इज लाइक मोर देन सफिशिएंट। तो दीज आर द 10 एशियन कंट्रीज। म्यांमार, CMLV कंट्रीज आप ध्यान रखना, म्यांमार हो गया, फिर आपका हो गया लाओस हो गया, फिर वियतनाम हो गया, एंड आपका कंबोडिया हो गया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड ब्रुनई। सो प्रधानमंत्री मोदी जी रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द 18th आपका इंडिया एशियान समिट एट द इन्विटेशन ऑफ आपका जो ब्रुनई के जो आपके जो करंट चेयरमैन थे उनके इन्विटेशन पे। Highlighting the milestone of the 30th century of the India-Asian partnership, the leaders announced the year 2022 as India-Asian Friendship Year. So this also shows that the friendship started in 1992. So again, from the prelims point of view and from the mains point of view also, a question can be asked कि 2022 आपका इंडिया एशियान फ्रेंडशिप ईयर है। हो सकता है कि इसके कंटेक्स्ट में पूछ लें कि इंडिया एशियान है, इंडिया अफ्रीकन यूनियन है, तो उस कंटेक्स्ट में पूछ सकते हैं। Building upon the synergies between the Asian outlook for the Indo-Pacific and the India's Indo-Pacific Oceans Initiative, both the leaders welcomed the adoption of the India-Asian Joint Statement. तो अगेन ये पॉइंट्स भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, मेन पॉइंट यही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी also announced India's support for establishing the Asian Cultural Heritage List. तो मेन पॉइंट ये है कि एशियान की समिट क्या हुई थी, उसके कंटेक्स्ट में जो पॉइंट थे, की हाइलाइट्स थी और मेंबर कंट्रीज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2022 को इंडिया एशियन फ्रेंडशिप ईयर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये पॉइंट्स हैं आपके। तो फ्रेंड्स, ये था लेक्चर करंट अफेयर्स के अक्टूबर की डेवलपमेंट्स के बारे में। कुछ और भी वीडियो होगा तो वो भी हम शेयर करेंगे, और जो डेवलपमेंट्स बची हैं आपके अक्टूबर के मंथ के और बाकी सारे सब्सिक्वेंट मंथ्स में, तो वो भी मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम आपसे शेयर करता रहूंगा।
फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. अगर आपको अच्छा लगा है देन डू प्रेस द लाइक बटन, share it with your friends and subscribe to the channel of AQ Bias. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias presenting Prelims Atulya 2022 targeting Prelims 2022. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट करिए वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब. कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के रिलेटेड, और अगर कोई भी आपका कुछ डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं. तो फ्रेंड्स, thanks for watching. Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.